तो दोस्तों पूरे 1.5 साल के डिले के बाद ब्लैक विडो आखिर इंडिया में रिलीज हो ही गई और ये मूवी एक परफेक्ट गुड बाय है नताशा रोमानॉफ के लिए और एक बहुत ज़बरदस्त वेलकम इवेंट है येलेना बेलोवा के लिए। मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होगा, तो अगर आपने ब्लैक विडो मूवी नहीं देखी तो अभी जाके देखिए। नताशा रोमानॉफ की ब्लैक विडो को हमने आयरन मैन 2 से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक कई सारी एमसीयू मूवी में देखा है और जहां इन सारी मूवीज में हमें लग रहा था कि हम ब्लैक विडो को थोड़ा थोड़ा समझते जा रहे हैं, वहीं इस मूवी में हमें एक बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी देखने को मिली। नताशा रोमानॉफ जो आज है वो रिजल्ट है उसके ट्रिकी चाइल्डहुड, उसकी रेड रूम ट्रेनिंग और एक जबरदस्त एवेंजर होने का। इन सब के ऊपर हमें एक एवेंजर्स एंड गेम डिटेल भी इस मूवी में दिखा। तो आइए इस वीडियो में ब्लैक विडो मूवी का रिव्यू, मूवी के छोटे से छोटे डिटेल्स, एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इसका आने वाले एमसीयू फेज पर क्या असर होगा। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्लैक विडो मूवी का रिव्यू, उसका ब्रेक डाउन और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन और एंडिंग को डिस्कस करने वाला हूं। तो दिल दहला देने वाले और धरती हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि ये एक प्रीक्वल मूवी है जहां हमें नताशा रोमानॉफ की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से लेकर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बीच की कहानी बताई गई कि कैसे सिविल वॉर में ब्लैक पैंथर पर किए गए अटैक से सोकोविया अकॉर्ड ब्रीच हुआ और यूएस गवर्नमेंट नताशा के पीछे लग गई और इसीलिए नताशा को कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। अब इस अंडरग्राउंड के बीच ही नताशा का पास्ट उसके सामने आया और हमें उसके लेजर का असली रेड पता चला। तो रिव्यू की बात करें तो मूवी बहुत ग्राउंडेड थी। हमें पूरे फेज 3 में जितनी भी एमसीयू मूवीज दिखी हैं उन सभी में भर भर के वर्चुअल इफेक्ट्स का यूज हुआ है। तो अभी एक मूवी जिसमें रियल एक्शन का यूज ज्यादा हुआ है, ये देखना हम फैंस के लिए थोड़ा रिफ्रेशिंग है। पर जहां हम बात कर रहे हैं मूवी के ग्राउंडेड होने की, वहीं इस मूवी में भी हमने खतरनाक वर्चुअल इफेक्ट्स को स्पॉट कर ही लिया। यहाँ तक कि कई सारे सिंपल बैठे हुए शॉट में भी सीजीआई का यूज हुआ था। पर जो चीज ऑसम थी वो था मूवी का एक्शन। नताशा रोमानॉफ एवेंजर्स एंड गेम में सोल स्टोन को रिट्रीव करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है ताकि आधे यूनिवर्स के लिविंग बींग्स वापस आ सकें और ये उस जबरदस्त सैक्रिफाइस की प्रीक्वल स्टोरी है। और हर प्रीक्वल स्टोरी की ही तरह हमें मेन कैरेक्टर के पास्ट के बारे में बताया जा रहा था, पर उसके साथ साथ हमें उस मेन कैरेक्टर के फ्यूचर रिप्लेसमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया। बात करें मूवी की कास्ट की तो स्कारलेट जोहानसन ने मेन लीड बहुत जबरदस्त तरीके से निभाया। ये सही में बहुत हैरानी वाली बात है कि मार्वल स्टूडियोज को इतना टाइम लगा उन्हें एक सोलो मूवी देने के लिए। मैं जब भी किसी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का एग्जांपल सोचता हूँ तो मेरे सामने स्कारलेट जोहानसन जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस का ही नाम आता है जो कि अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हैं। हालांकि येलेना बेलोवा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस फ्लोरेंस प्यूग की भी तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से पूरी मूवी में फोकस अपनी तरफ ही रखा और डेविड हार्बर और रेचल वाइस के कैरेक्टर्स बेशक नताशा के असली पेरेंट्स नहीं थे, पर उनको साथ में देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था। हालांकि रेचल वाइस की मेलिना के कैरेक्टर डेवलपमेंट मूवी में थोड़ा सा अजीब जरूर था। जहां एक तरफ वो एक जानवर को टॉर्चर कर रही थी, वहीं कुछ ही देर में वो अच्छाई का साथ देने निकल जाती हैं। हालांकि एक और जगह जो प्रॉब्लम मुझे नजर आई वो ये थी कि हमें वो गुस्सा दिखा नहीं जो दिखना चाहिए था। बच्चों को एबडक्ट करना, उनकी मर्जी के खिलाफ उनको खतरनाक ट्रेनिंग देना और लोगों के फ्रीडम से खिलवाड़, ये सब मूवी में दिखाया तो गया, पर मेन कैरेक्टर्स का गुस्सा इस तरफ ठीक से नहीं दर्शाया जा सका। ऊपर से ऐसे पार्ट में ह्यूमर कहीं काम नहीं आता। ये एक ट्रेजिक स्टोरी है, ना कि कोई फैमिली रियूनियन जहां हंसी मजाक पीछे के हॉरर को गायब कर देगा। मूवी के विलन की बात करें तो ड्रेकॉव फिलहाल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे हेटेड विलन्स की लिस्ट में टॉप पर है, जिसने अपने फायदे के लिए बच्चों को यूज किया और रेड रूम की मदद से अपने काम को करवाता रहा। पर ओवरऑल मूवी अच्छी थी, स्टेक्स हाई थे, लोगों की फ्रीडम दाव पर लगी थी और दुनिया खतरे में थी, जिसके लिए नताशा ने अपनी फेक फैमिली को एक किया और पूरे रेड रूम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब आइए मूवी के जबरदस्त डिटेल्स पर नजर डालते हैं। हमने हॉकाई और ब्लैक विडो को पहली एवेंजर्स मूवी में ब्यूडापेस्ट के बारे में बात करते हुए सुना था। इस मूवी में हमें ब्यूडापेस्ट के बारे में पता चला कि नताशा ने ब्यूडापेस्ट में ड्रेकॉव को मारने की कोशिश करी थी और यही उसके लेजर का रेड भी है, क्योंकि ड्रेकॉव को मारने के लिए उसने जिस बिल्डिंग को तबाह किया उसमें ड्रेकॉव की बेटी भी थी और इसी रेड लेजर और ड्रेकॉव की बेटी की बात लोकी कर रहा होता है पहली एवेंजर मूवी में। इन सब के ऊपर नताशा ड्रेकॉव से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। इसीलिए एवेंजर्स एंड गेम में जब रेड स्कल वॉर्मिर पर नताशा के पिता आइवन का नाम लेता है तो नताशा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने अपने पिता का नाम सुना था। जिस कॉमिक बुक से ये स्टोरी इंस्पायर्ड है उसमें ड्रेकॉव की जगह आइवन ही होता है। येलेना अपने आप को हमेशा नताशा की छोटी बहनी मानती रही, इसीलिए उसके डायलॉग और नताशा को लेकर जेस्चर हमेशा सेम था। बचपन में जब वो दोनों खेल रहे थे तब येलेना कहती है कि वी आर अपसाइड डाउन,
यही सेम डायलॉग वो लास्ट में भी बोलती है। प्लस जैसे मूवी की शुरुआत में दोनों विसल से कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही येलेना मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में नताशा की ग्रेव के पास विसल बजाती है। नताशा और येलेना बेशक सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट थी, लेकिन दोनों की कंडीशनिंग बिल्कुल अलग तरीके से हुई थी। जहां नताशा को साइकोलॉजिकली कंडीशन किया गया था, वहीं येलेना को केमिकली कंडीशन किया गया था। जिसका मतलब नताशा का बहुत हद तक अपने एक्शंस पर कंट्रोल तो था, पर येलेना और उसके साथ की ब्लैक विडोज का खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। मूवी में नताशा रोमानोफ के फेमस आयरन मैन 2 पोज की बात हुई है, जिसपे येलेना कहती भी है कि उसे ये पोज करने की जरूरत क्या है, और आगे मूवी में येलेना ये पोज खुद भी ट्राई करती है, पर उसे ऐसा करने के बाद बहुत अजीब लगता है। नताशा रोमानोफ एक डिफरेंट टाइप की एवेंजर है, जो कि कई बार अपने एनिमीज का प्लान जानने के लिए उन एनिमीज को ऐसा दिखाती है कि वो ही पूरे टाइम कंट्रोल में है। इसका पहला एग्जांपल हमने पहली एवेंजर्स मूवी में देखा था, जहां नताशा जॉर्जी लुश्कोव से उसके सारे सीक्रेट्स निकलवा रही थी। वहीं आगे इसी मूवी में नताशा गॉड ऑफ मिस्चीफ के साथ भी यही गेम खेलती है, और वो भी अपना प्लान उसे बता देता है। और यही सेम माइंड ट्रिक नताशा यूज करती है ड्रेकॉफ पर, जहां ड्रेकॉफ को लगता तो है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है, पर अपनी इसी नादानी में वो अपना पूरा प्लान ब्लैक विडो को बता देता है। मूवी में नताशा रिक मेसन को बार बार समझाती है कि ब्यूडापेस्ट का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। मुझे लग रहा था कि ऐसा सिर्फ नताशा इसी मूवी में बोल रही है, पर पहली एवेंजर मूवी में भी नताशा ब्यूडापेस्ट ऐसे ही बोलती है। मूवी में एक म्यूटेंट रेफरेंस भी था, जहां एलेक्सी जिस बड़े कैदी के साथ आर्म रेसलिंग कर रहा होता है, उस कैरेक्टर के एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला म्यूटेंट है, जिसका नाम हमें क्रेडिट्स में भी दिखा अर्सा। अर्सा मेजर एक म्यूटेंट है जो कि अपने आप को एक ब्राउन बियर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मूवी का एंड सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर के बीच के नैरेटिव गैप को भर रहा है, जहां रिक मेसन नताशा को एक क्विंजेट प्रोवाइड करवाता है, जिसकी मदद से वो और कैप्टन अमेरिका राफ्ट से अपने दोस्तों को आज़ाद करवाते हैं, और आगे इसी क्विंजेट से वो विजन और वांडा को लेने जाते हैं। प्लस नताशा का हेयर कलर और स्टाइल भी वही है जो स्टाइल उसका इन्फिनिटी वॉर में था। अब बात करते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हल्क के स्नैप के बाद का नज़ारा दिखता है, जहां येलेना नताशा की ग्रेव पर आती है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है, जिसे वो कहती है फैनी। ये नाम ट्रिब्यूट है नताशा को, जिसकी नकली आईडी पर लिखा होता है फैनी लॉन्ग बॉटम। यही हमें कंटेसा वेलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन भी दिखती है, जिसे हमने सबसे पहले देखा था द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में यूएस एजेंट को रिक्रूट करते हुए। यहाँ वेलेंटीना येलेना को बता रही है कि नताशा की डेथ के लिए हॉकाई रिस्पॉन्सिबल है। अब ये सोचने वाली बात है कि एवेंजर्स अपने मिशन का कितना पार्ट लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम ट्रैवल और क्वांटम रियल्म जैसी खतरनाक चीज़ें नॉर्मल पब्लिक के साथ शेयर नहीं करी जा सकती। जिसका मतलब लिटरली कोई भी नहीं जानता होगा कि नताशा की डेथ कहाँ हुई और किन हालातों में उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। लेकिन एक बात क्लियर है कि येलेना को ये सारे आंसर मिलेंगे हॉकाई सीरीज में, जहाँ वो हमें दिखने वाली है। अब बात करते हैं कि इस मूवी का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। इस मूवी का एमसीयू पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। रेड रूम तबाह हो चुका है और उसकी ब्लैक विडोज अब आज़ाद हैं, जिनके साथ साथ टास्क मास्टर भी आज़ाद है। तो हमें आगे ब्लैक विडोज फिर से एक्शन में दिखेंगी। येलेना मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी बहन नताशा की जगह लेगी, और वेलेंटीना पक्का एक टीम बना रही है एंटी हीरोज़ की, जहां हमें आगे कई लोग दिखेंगे उसकी रिक्रूटमेंट लिस्ट में। तो दोस्तों ये थी वीडियो ब्लैक विडो मूवी के रिव्यू, उसके ब्रेक डाउन और उसकी एंडिंग के डिस्कशन के बारे में। ये बहुत दुख की बात है कि ऑलमोस्ट 9 MCU मूवीज में दिखने के बाद स्कारलेट जोहानसन को अपने हक के लिए डिज्नी पर लीगल एक्शन लेना पड़ रहा है, पर हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमें उनके और भी ज़बरदस्त काम दिखते रहेंगे। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों सीक्रेट इन्वेजन डिज्नी प्लस सीरीज अनाउंस हो चुकी है। तो अगर आप इस ज़बरदस्त एवेंजर्स इवेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।